जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जी के जी एस ट्रेंडिंग में बेहद स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ झारखंड में जो JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का ये पार्ट नंबर 2 होगा दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, सेट नंबर 8 का पार्ट 2 होगा। ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर्स के बारे में जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे कि 20-20 प्रश्न यानी टोटल 40 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान का है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न स्टार्ट होता है सामान्य विज्ञान से कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो दोस्तों पायरोमीटर जो आपका है दोस्तों, वो उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ये सब का जो तापमान होता है वो सब के दोस्तों मापन में हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 72 कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है दोस्तों। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, पलायन वेग का मतलब होता है दोस्तों स्केप वेलोसिटी। देखिए, स्केप वेलोसिटी ये होता है दोस्तों, यानी पलायन वेग वह वेग होता है दोस्तों कि अगर हमको पृथ्वी के ग्रेविटी से यानी कि गुरुत्वाकर्षण से किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु को अगर बाहर फेंकना है तो कम से कम दोस्तों हमको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेग से उस वस्तु को फेंकना होगा। अगर हम दोस्तों पृथ्वी से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को फेंकना चाहते हैं, मतलब कि पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर, तो हमको कम से कम दोस्तों उस व्यक्ति को 11.2 किलोमीटर के स्पीड से फेंकना होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर उस व्यक्ति को फेंकना होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए, प्रश्न नंबर 73 देखिए कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे कौन होते हैं दोस्तों, बताइए। तो जो प्रभावित होते हैं उसको देख लीजिए। प्रभावित होने वाले दोस्तों तरंगदैर्घ्य यानी कि जिसको कि हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, और वेग मतलब कि वेलोसिटी दोस्तों। ठीक है, तो यही सब वेरिएबल्स, यही सब प्रभावित होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि जब कोई भी प्रकाश तरंग दोस्तों वायु से कांच में यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब वह जाता है तो प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जा रहा है, मतलब कि प्रकाश अगर वायु से जल में जा रहा है, ठीक है, तो उसका आवृत्ति सेम रहेगा। प्रकाश अगर वायु से कांच में जा रहा है तो भी उसका आवृत्ति सेम रहेगा। मतलब कि अगर माध्यम चेंज होता है, माध्यम का मतलब दोस्तों मीडियम, अगर मीडियम चेंज होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है, वो किसका? तो जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश का है दोस्तों, ठीक है, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, वेग बदलेगा। क्या बदलेगा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति दोस्तों ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि आवृत्ति बदलता नहीं है। चलिए, तो वही बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और जो वेग है ये दोनों बदल जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 74 देखिए, प्रश्न नंबर 74 कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए दोस्तों, बताइए। जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जब अपना फोटो जब वो देखना चाहता है मिरर में, प्रतिबिंब या फिर इमेज बोलिए दोस्तों, अपना अगर इमेज वो देखना चाहता है, ठीक है, अब व्यक्ति अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, यानी कि जहाँ पे जूता पहनता है पैर से लेकर के सिर तक, अगर वो पूरा देखना चाहता है एक समतल दर्पण में, ठीक है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है, ठीक है, दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है दोस्तों व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कि अगर व्यक्ति सपोज दोस्तों व्यक्ति अगर 6 फीट का है, व्यक्ति अगर 6 फीट का है दोस्तों, तो वो जो दर्पण है उसका ऊंचाई कितना होना चाहिए? कम से कम 3 फीट होना चाहिए दोस्तों। अगर उसका फिर 3 फीट ऊंचाई है दोस्तों दर्पण का, ठीक है, तो अब व्यक्ति 6 फीट का है तो व्यक्ति अपना पूरा जो है इमेज यानी पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकता है। मतलब कि दोस्तों h/2 होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हाइट कितना होना चाहिए उसका दर्पण का? तो h/2 होना चाहिए। अगर व्यक्ति का हाइट h है, ठीक है, तो दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए? h/2। ये समतल दर्पण का केस है, याद रखिएगा कि अगर कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसके लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए h/2, यानी कि हाइट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाई 2।
याद रखिएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा समतल दर्पण का ऊंचाई होना चाहिए। देखिए प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर दोस्तों 75 देखिए कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। यहाँ पे विद्युत शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो विद्युत शक्ति जो होगा दोस्तों आपका इसमें 4 गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना, ठीक है। अब पूछिएगा कैसे, तो आपको बता देते हैं दोस्तों कैसे होगा। देखिए दोस्तों, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू दोस्तों वी आई होता है। वी आई का मतलब दोस्तों ई पोटेंशियल हो गया, वी का मतलब पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और आई का मतलब क्या होगा दोस्तों? करंट, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू करंट, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब दोस्तों विभवांतर हिंदी में, और करंट का हिंदी होता है दोस्तों धारा। तो वही बोला कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो फार्मूला सबसे पहले आप देखिए कि पी इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों वी आई। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आई। तो वही बोला दोस्तों कि 2 भी कर दिया जाए, यानी कि पोटेंशियल यानी कि जो विभवांतर है उसको 2 गुना कर दिया जाए, और करंट को भी दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए कि फिर पावर क्या होगा दोस्तों? पावर तब, ठीक है। तो इसको P1 बोल देते हैं। जो नया पावर मेरा बना वो P1 हो गया। तो 2 गुना 2 जोड़िएगा तो दोस्तों 4 हो जाएगा, और फिर वी आई हो जाएगा, ठीक है। तो वी आई पहले से क्या था दोस्तों? P था। तो वी आई की जगह P लिख दें, बताइए। वी आई की जगह दोस्तों P लिख दें, बताइए। तो वी आई की जगह दोस्तों हम लोग P लिख देते हैं, ठीक है। तब जो नया पावर बना वो पहले वाला पावर का दोस्तों 4 गुना है कि नहीं है, या P बताइए, है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर है दोस्तों तो पावर 4 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही यहाँ पे 4 गुनी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो वही बोल रहा है कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। विद्युत शक्ति कितना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए। प्रश्न नंबर 76 76 कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है। बताइए निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में व्यवस्थित है दोस्तों, ठीक है। एक तरफ कुछ दिया हुआ है आपका, कुछ दोस्तों खोज, और एक तरफ कुछ खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। मतलब कुछ पदार्थ दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे कि एक्सरे, पेनिसिलिन, रेडियम, चेचक, इसका कौन खोज किए हैं, ठीक है। यही आपको बताना है दोस्तों। देखिए जैसे रेडियम का खोज कौन किए हैं दोस्तों? तो रेडियम का खोज तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया है। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज कौन किया है दोस्तों? तो W.K. रोएंटजन। और चेचक का खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर। कौन किए हैं? एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दोस्तों 77 यानी कि 77 देखिए कि कोहरे में निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, बताइए। तो कोहरे में दोस्तों, कोहरे में जो होता है दोस्तों गैस और द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों? गैस और द्रव, याद रखिएगा। कोहरे में क्या होता है? तो कोहरे में जो जलवाष्प का संघनन होता है दोस्तों वो छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो छोटा छोटा जल का जो बिंदु है उसके रूप में होता है। आप लोग बोतल से जब निकालते होंगे तो आप लोग ये देखते होंगे फ्रिज से, ठीक है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकती रहती हैं और उसके साथ स्थानांतरित होते रहती हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखिए। प्रश्न नंबर 78 दोस्तों देखिए कि सूची 1 से सूची 2 का सुमेलन करना है तथा सूचियों के नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, बस यही है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है दोस्तों कौन सा होगा? तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा दोस्तों, यानी कि A का 4 हो जाएगा। A का क्या हो जाएगा? तो A का 4 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, A का 4 हो जाएगा। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन होगा दोस्तों? ऊष्मा और विद्युत का तो ये चांदी हो जाएगा दोस्तों। सबसे अच्छा कौन सा होता है? याद रखिएगा कि A का तो हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, A का एल्यूमिनियम। B का दोस्तों चांदी हो जाएगा, B का चांदी, जो कि चांदी ऊष्मा के साथ साथ दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम मतलब अच्छा चालक माना जाता है, याद रखिएगा। C का क्या हो जाना चाहिए? ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, यानी कि ऊष्मा किससे सबसे कम बहेगा, ठीक है, सबसे कम उससे फ्लो होगा। तो शीशा दोस्तों, शीशा के साथ होता ही नहीं है। शीशा किधर है दोस्तों? तो ऊपर में, शीशा के साथ होता ही नहीं है। और आप देख लीजिए एक बार, सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु, ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों? आपका स्वर्ण, यानी कि सोना, याद रखिए दोस्तों। सोना को मतलब कि दोस्तों हम लोग पीट करके सीट के रूप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं, बहुत ज़्यादा वह फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79 कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय घोल होता है। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है अम्लीय घोल होता है, क्योंकि इस
क्योंकि इस लवण का क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इस लवण का क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर सी होगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, चलिए तो नहीं यार, हम कहाँ पे आ गए। देखिए सी होगा, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का क्या होता है दोस्तों, जल अपघटन होता है। क्या होता है, जल अपघटन। याद रखिएगा दोस्तों कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या होता है, अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, जल अपघटन होता है दोस्तों। क्या होता है, जल अपघटन। चलिए प्रश्न नंबर 80। देखिए कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, बताइए। तो बायोगैस में दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः, ठीक है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। याद रखिए दोस्तों, बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए प्रश्न नंबर 81 की खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है दोस्तों, क्यों। खुले में अगर हम दूध को कुछ देर तक रख देंगे, कुछ देर नहीं, बहुत देर तक रह जाता है, 4-5 घंटा, 10 घंटा, उसके बाद वो खट्टा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो चूंकि उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण खुले में, यानी कि ऐसे हम लोग जब दूध को रख देते हैं बिना कि फ्रिज ये सब के, ठीक है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों वह खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेक्नोलॉजी दिवस, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी को हम लोग दोस्तों प्रौद्योगिकी दिवस बोलते हैं। हिंदी में आपसे बार बार टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, आपको हमेशा प्रौद्योगिकी दिवस देगा, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं दोस्तों। और क्यों मनाते हैं, चूँकि 11 मई को भारत में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान का जो पोखरण है, जो आप लोग मूवी देखे हैं, तो 11 मई 1998 को, ठीक है, शक्ति जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, तो वहाँ पे दोस्तों उस दिन हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे और वो सक्सेस हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 11 मई को, इसलिए 11 मई को हम लोग प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो फोटोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, 19 अगस्त को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। अब देखिए आपको नेशनल स्पोर्ट्स दिवस, जी हाँ दोस्तों, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स दिवस। और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो नागासाकी जो दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को, याद रखिएगा, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। चलिए प्रश्न नंबर 83। ऑक्टोपस है एक, यानी कि ऑक्टोपस क्या है दोस्तों, तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है दोस्तों, जिसे कि डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। क्या है यह दोस्तों, तो एक मृदु कवची, ठीक है, यानी मोलस्का से यह संबंधित है। याद रखिएगा 83 का डी। प्रश्न नंबर 84 देखिए कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों, तो मनुष्य की खोपड़ी में जो कुल अस्थियां होती हैं उसकी संख्या होता है 28। कितना होता है दोस्तों, 28। याद रखिएगा, कभी खोपड़ी के ऊपर, यानी कि पूरा कंकाल तंत्र, यानी कि स्केलेटल सिस्टम, इसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम अच्छे से साइंस में इसमें इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दोस्तों बेहतरीन समझ में भी आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 85 की सूची 1 से सूची 2 को वही चुनना है दोस्तों कि विटामिन ए और एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, ये सब के बारे में, ठीक है। देखिए विटामिन, तो विटामिन किस में होता है दोस्तों, कैरोटीन में। क्या होगा दोस्तों, कैरोटीन। एंजाइम दोस्तों, एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन। एंजाइम कौन सा है दोस्तों, पेप्सिन। इस अब देखिए हार्मोन, हार्मोन का कौन सा है दोस्तों, तो टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और प्रोटीन हो जाएगा दोस्तों आपका कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। प्रोटीन देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो है आपका, सॉरी दोस्तों एक बार देखिए गलती हो गई यहाँ पे, विटामिन दोस्तों, विटामिन हो जाएगा कैरोटीन। विटामिन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो यहाँ पे विटामिन होगा दोस्तों कैरोटीन। एंजाइम हो जाएगा आपका दोस्तों, एंजाइम, एंजाइम हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन। हार्मोन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और प्रोटीन हो जाएगा आपका कैरेटीन, कैरेटीन प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 86 नंबर, 86 नंबर, वही आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। 86 में दोस्तों विटामिन के, विटामिन के दोस्तों कहाँ पे पाया जाएगा विटामिन के, तो विटामिन के जो है दोस्तों अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा, अल्फ़ा। विटामिन डी कहाँ होगा दोस्तों, तो विटामिन जो आपका डी है, ठीक है, यकृत में दोस्तों, कहाँ पे, कॉड यकृत तेल में।
विटामिन ई कहाँ पे पाया जाएगा दोस्तों? विटामिन ई, तो विटामिन सी तो सबसे पहले आप मिलाइए कि नींबू में होगा, और विटामिन जो ई है दोस्तों वो गेहूँ भ्रूण तेल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 87, देखिए रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? बताइए, रुधिर की यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक है, किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो इसमें जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो लिम्फोसाइट, याद रखिए दोस्तों, लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। प्लाज्मा में निम्न से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। चलिए प्रश्न नंबर 88 की कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहा जाता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन, याद रखिए दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन, यह एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है। लड़ो उडो हार्मोन, ठीक है, इसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 89 की डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। बताइए, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वायरस, ठीक है, और मादा, इसका जो मच्छर जो होता है दोस्तों, जो जिस मच्छर के द्वारा ये फैलता है वह है मादा एडीज मच्छर। इसका कौन सा? मादा एडीज मच्छर, याद रखिएगा। तो डेंगू एक बुखार है जो कि उत्पन्न होता है, ठीक है, और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो ये एक वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा यह फैलता है। चलिए प्रश्न नंबर 90 और साइंस का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। जैसे कि दोस्तों खैरा रोग, कुछ रोग दिया हुआ है एक तरफ, ठीक है, रोग कैसे होता है, किस में होता है, यही आपको बताना है। तो एक तरफ कारण दिया हुआ है दोस्तों और एक तरफ रोग दिया हुआ है, इन दोनों का आपका मिलान करना है, ठीक है। तो खैरा रोग जो है दोस्तों जस्ते की कमी के कारण, तो खैरा रोग जस्ता कहाँ पे दोस्तों? ए में, सॉरी 4 में है, ठीक है ना, तो ए का 4 हो जाएगा। जस्ते की मलानता के कारण। एनीमिया रोग दोस्तों क्यों होता है? तो एनीमिया रोग दोस्तों लोहे की कमी मतलब दोस्तों आयरन की कमी। जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, ठीक है, तो देखते होंगे दोस्तों कि हमारा शरीर पीला पीला पड़ने लगता है, मतलब कि दोस्तों एनीमिया रोग हमको हो गया है। क्या हो गया हमको? एनीमिया रोग हो गया है। इसी तरह से दोस्तों ग्वाइटर रोग दोस्तों कैसे होता है, क्या होता है? तो उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है दोस्तों, तब हमारा ग्वाइटर रोग, यानी कि जो गले में हमारी जो ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होता है। तो कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड। तो क्या होता है कि आयोडीन कमी हो जाता है। आयोडीन का अगर कमी होगा तो थायराइड ग्लैंड दोस्तों बढ़ने लगेगा, बड़ा हो जाता है। तो आप देखते हो कि आदमी बोलता है कि हाँ कैंसर हो गया गले में, तो थायराइड ग्लैंड दोस्तों बढ़ जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है उसमें, जिसको हम लोग ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं। और स्कर्वी क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी कैसे होगा? विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए दोस्तों हम लोग साइंस कंप्यूटर से अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से देखिए पहला प्रश्न क्या है कि द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? बताइए, द्वितीय पीढ़ी में यानी कि सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग। किसका प्रयोग दोस्तों? ट्रांजिस्टर का। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 132 दोस्तों, यूनिवैक तथा इनियाक कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण दोस्तों किस पीढ़ी के कंप्यूटर का यह उदाहरण है? जो उपकरण है दोस्तों ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो ये जो है आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। कौन सा पीढ़ी के, यानी कौन सा जनरेशन का? तो प्रथम जनरेशन यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का यह सब उदाहरण है। कौन सा? यूनिवैक और इनियाक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 133 कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम लोग बोलेंगे मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मदरबोर्ड, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 134 कि निम्नलिखित विकल्प में से किसमें केवल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों? केवल इनपुट डिवाइस, तो माउस दोस्तों इनपुट हो जाएगा, कीबोर्ड इनपुट हो जाएगा, लेकिन मॉनिटर तो दोस्तों आउटपुट हो गया। माउस इनपुट हो जाएगा, कीबोर्ड इनपुट हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा दोस्तों, माउस इनपुट हो जाएगा, कीबोर्ड इनपुट हो जाएगा दोस्तों, और प्लॉटर, जी हाँ दोस्तों प्लॉटर, लेकिन प्लॉटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस हो जाएगा दोस्तों, कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों।
इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, चूँकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। स्कैनर तो दोस्तों हम लोग को स्कैन करने का होता है, इनपुट करने का तो होता है, ठीक है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। लेकिन मॉनिटर है दोस्तों, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होते हैं। देखिए एम एस वर्ड उदाहरण दोस्तों, एम एस वर्ड जो है यह किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। इसमें हम लोग एम एस ऑफिस में दोस्तों कुछ काम होता है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया दोस्तों, आपको पावर प्रेजेंटेशन का काम, PDF वगैरह कुछ बनाना है, PPT बनाना है। एक्सेल में दोस्तों आपको डेटा कुछ भी सेव करना है, जिस तरह से टेबल वेबल कुछ बनाना है, फॉर्मेशन, तो ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है। यानी कि यह एप्लीकेशन है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन है। देखिए MMU का विस्तार क्या है? MMU का विस्तार क्या है दोस्तों, बताइए। तो MMU का जो विस्तार है दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, याद रखिएगा। MMU का मतलब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। चलिए प्रश्न नंबर 137 कि एक ऐसा फीचर है, ठीक है, खाली स्थान एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण दो से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह होता है टाइम शेयरिंग। क्या दोस्तों? टाइम शेयरिंग एक ऐसा फीचर है, जी हाँ दोस्तों, टाइम शेयरिंग एक ऐसा फीचर है जो सारणियों और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफ़ायती पढ़ने के कारण दो या दो से अधिक यूजर्स को यह सुविधा प्रदान करती है। सही आंसर इसका ए होगा। चलिए प्रश्न नंबर 138 देखिए, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर को की अवैध कॉपी करने को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या इसको बोला जाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर को अवैध जो कॉपी करने को हम लोग सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आप दोस्तों कोई भी फिल्म हो रहा है, जैसे कि अब ऐप है, ठीक है, फिल्म हो रहा है, ऐप बोलिए, सॉफ्टवेयर बोलिए उसको, ठीक है। अब हमको लेना है कहीं पर, तो दोस्तों पैसा से मिलता है 2000 4000, क्या क्या आपको दोस्तों उसमें चीज़ें मिल रहा है, जिससे कि वीडियो एडिटिंग होता है फिल्म और ऐप से। तो आप जाइएगा कहीं पे, तो आपको बोलेगा कि 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, हम आपको इसका पायरेसी दे रहे हैं। लेकिन पायरेसी क्या है दोस्तों कि महीना 2 महीना के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। चूँकि वो कॉपी होता है, ठीक है, तो कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है, यानी कि पैरेटेड, उसका पैरेटेड वर्जन जो भी बोलिए आप। 139 खाली स्थान उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो 139 का, जी हाँ दोस्तों, तो 139 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स और कंप्यूटर्स हार्डवेयर इन दोनों रिसोर्सेज के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन सा दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बीच में? कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि जो आपको मॉनिटर हो गया, ठीक है, आपका जो CPU हो गया, और जो यूजर्स है, इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा काम करता है दोस्तों? एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए प्रश्न नंबर 140 कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? बताइए, DBMS किसको कहते हैं? तो जो DBMS है दोस्तों, ठीक है, वह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। किसको? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, DBMS, जी हाँ दोस्तों। तो DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए प्रश्न नंबर 141 कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? बताइए, कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मशीन है दोस्तों, उसका नाम है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो उच्च स्तरीय भाषा, या फिर जिसे बोलते हैं दोस्तों HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 142 की व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट है, ठीक है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सार्वभौमिक गेट कौन सा है इसमें दोस्तों? तो जो गेट है इसमें, ठीक है, इसमें जो गेट होगा दोस्तों, नॉर गेट और नैंड गेट। नॉर गेट और नैंड गेट, याद रखिए। नॉर का मतलब दोस्तों और गेट का निगेटिव, और नैंड गेट का मतलब होता है दोस्तों एंड गेट का निगेटिव, ठीक है। और गेट का निगेटिव और नैंड गेट का निगेटिव, यानी कि नॉर का मतलब नॉर गेट का निगेटिव, और नैंड गेट का मतलब दोस्तों एंड गेट का निगेटिव, ये हुआ। चलिए सही आंसर इसका बी होगा। प्रश्न नंबर 143 कि निम्नलिखित में से कौन फाइबर ऑप्टिकल कैबलिंग की एक विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी एक इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा,
ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी होगा दोस्तों कि यह इंटरफेस का विरोधी है दोस्तों, यह इंटरफेस का विरोधी है। कौन दोस्तों इंटरफेस का विरोधी है? तो एक बार देख लीजिए दोस्तों कि एक बार क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं। देखिए, निम्नलिखित से कौन फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो यह विशेषता नहीं है, ये इंटरफेस का विरोधी होता है। क्या होता है? इंटरफेस का विरोधी होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 144 की कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है दोस्तों, पोर्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पोर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 145, देखिए, WI मैक्स क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 145 दोस्तों, तो इसका जो अभिप्राय है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। सही आंसर इसका दोस्तों बी की वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। चलिए, प्रश्न नंबर 146 की निम्नलिखित, चलिए देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन को इसमें आपको बताना है। तो जो गलत कथन इसमें होगा दोस्तों, देखिए सबसे पढ़िए कि इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। तो गलत है दोस्तों यह। देखिए, इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये भी दोस्तों गलत है। मतलब कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी दोस्तों। ठीक है, कि न तो एक और न ही दो सही है दोस्तों। यानी कि कौन सा कथन दोस्तों गलत है? देखिए दोस्तों, गलत कथन बोल रहा था ना, ठीक है, तो दोनों इसमें सही होगा। ठीक है, तो दोनों सही है दोस्तों इसमें। तो इसका सही आंसर होगा कि ना ही तो एक और ना ही तो दो। ना ही तो एक गलत है, ना ही तो दो गलत है, यानी कि दोनों सही है। यानी कि इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ठीक है, और इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण, यानी कि दोस्तों जो हम लोग उसका एक्सचेंज करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, उसकी सुविधा देता है। यानी कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये, कि मतलब कि कोई भी इसमें कथन यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इसमें गलत नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 147 की यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता, ठीक है, blue_mars.org है, तो यहाँ पर मार्स, इस स्लैश बीच में दे दिया, ठीक है, mars.org क्या दर्शाता है दोस्तों? mars.org, तो ये दोस्तों दर्शाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन नेम। ORG का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ORG का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 148, प्रश्न नंबर 148 की हाल ही में समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लाईफाई का मतलब दोस्तों, तो देखिए लाईफाई का जो मतलब यहाँ पे होगा कि, देखिए दोस्तों, लाईफाई पहला पढ़िए आप लोग कथन कि एक उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है, और यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। मतलब कि वाईफाई से कई गुना ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी से जाएगा दोस्तों। तो बोला नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है ना, पूछा कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन दोस्तों सही हैं। ठीक है, जो लाईफाई है, लाईफाई दोस्तों यह एक बेतार मतलब दोस्तों वायरलेस बोल सकते हैं इसको, बिना तार का एक टेक्नोलॉजी है, और वाईफाई से दोस्तों कई गुना ज़्यादा दोस्तों यह तेज़ी से चल सकता है। ठीक है, और यह एक उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। चलिए, यानी कि दोनों सही होंगे दोस्तों, सी होगा। प्रश्न नंबर 149 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वाला उसका जो टेबल होगा, तालिका होगा, उसमें कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, न्यूनतम कॉलम 1 होगा। ठीक है, न्यूनतम तो दोस्तों 1 ही होगा, और अधिकतम दोस्तों इसमें क्या होगा? 63 होगा, यानी कि 63। ठीक है, तो न्यूनतम 1 और अधिकतम 63 होगा, याद रखिएगा। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का जो टेबल है, कॉलम है, सॉरी तालिका है, उसमें कॉलम का जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम संख्या 1 होगा, और अधिकतम संख्या कितना होगा दोस्तों? 63, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 150,
प्रश्न नंबर 150 की एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं दोस्तों। तो एक डेटा डिक्शनरी में दोस्तों क्या शामिल होता है, तो फाइलों और उनकी सामग्री, फाइलों और उनकी, देख लीजिए दोस्तों, फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा। जी हाँ दोस्तों, तो एक डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, तो एक डेटा डिक्शनरी में फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में। सही इसका आंसर होगा डी। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।